नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 11 जून 2022। 11 जून 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ डेली स्टैटिक जीके की वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली का डेली करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी वीडियो मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं और साइड में हमने हेल्प बॉक्स भी बना दिया हुआ, वहाँ से और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है मलेशिया। यानी मलेशिया ने पूर्ण रूप से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है दोस्तों। तो मलेशिया सरकार ने मौत की सज़ा को ख़त्म करने का फैसला किया है। यह कदम दक्षिण पूर्व एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मौत की सज़ा वाले अपराधों को मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या, अपहरण, आतंकवाद और आग्नेयास्त्रों पर कब्जा शामिल था दोस्तों। तो यानी कि मलेशिया देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, पुरुष और महिला विंबलडन चैंपियन की पुरस्कार राशि क्या है? 2 मिलियन, 1 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, विंबलडन ने 9 जून 2022 को घोषणा की इस साल की कुल पुरस्कार राशि 40.3 मिलियन पाउंड होगी, जिसमें पुरुष और महिला एकल चैंपियन प्रत्येक को 2 मिलियन पाउंड मिलेंगे दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए 2 मिलियन। यानी पुरुष और महिला विंबलडन चैंपियन की पुरस्कार राशि 2 मिलियन होगी दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों वह है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अमित शाह, किरण बेदी, शशि थरूर, मनीष सिसोदिया। तो इनमें इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस का हिंदी संस्करण 9 जून 2022 को जारी किया गया था। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक सुलभ, जवाबदेह और जन केंद्रित शासन का एक व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसे देश के वर्तमान नेतृत्व द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी किरण बेदी। और बात करते हैं जो ये किरण बेदी दोस्तों, ये पहली महिला IPS ऑफिसर थी। उन्हीं की एक पुस्तक आई फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक। तो यह पुस्तक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है, कौन सा शहर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की मेज़बानी करेगा? मैड्रिड, बर्लिन, पेरिस, लंदन। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को स्पेन के मैड्रिड में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है दोस्तों। शिखर सम्मेलन 28 जून और 29 जून को होगा। इसकी पुष्टि नाटो के उप महासचिव मिर्सिया जॉन ने की है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए मैड्रिड। यानी कि मैड्रिड शहर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की मेज़बानी करेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों वह है, कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय की मेज़बानी करता है? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति देने और गैर सरकारी निजी संस्थानों द्वारा अंतरिक्ष स्वामित्व वाली सुविधाओं के विभाग का उपयोग करने और क्षेत्र में अधिक और अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है
हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी। इसी प्रकार ये दोस्तों सॉरी, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, सी नहीं, अहमदाबाद है, बाय मिस्टेक हमने बी बोल दिया है, सी बोल दिया हैदराबाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है 10 जून 2022 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ है? 14 सीट, 15 सीट, 16 सीट और 17 सीट। तो दोस्तों 4 राज्यों में फैली 16 राज्यसभा सीटों के 10 जून 2022 को मतदान हुआ है। यह तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना और झारखंड के 41 उम्मीदवारों के बाद आता है। संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी 16 सीटों पर, यानी कि 10 जून 2022 को राज्यसभा की 16 सीटों पर मतदान हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीका का नाम क्या है? एनोकोवाक्स, कोवोवैक्स, नोवोवैक्स, पेनोवैक्स। तो हमारा जो इन चारों में से करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 9 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन डेल्टा और ओमाइक्रोन वेरिएंट दोनों को बेअसर करता है। यह कुत्तों, शेरों, तेंदुआ, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एनोकोवैक्स, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए एनोकोवैक्स वह करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है जानवरों के लिए सर्वप्रथम टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है OECD की हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? 8.2%, 7.5%, 7.2% से 10.9%। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2013 से भारत के लिए विकास दर को 6.9% से घटाकर 6.9% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 8.1% था। 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान था। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7.2% की वृद्धि के अनुमान से कम है। विश्व बैंक ने अप्रैल की समीक्षा में भारत के वित्त वर्ष 2023 के पूर्वानुमान को 8.5 से घटाकर 7.5 कर दिया है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 6.9%। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, MSME मंत्रालय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इन चारों में से वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी हुई है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी है? स्थानीय क्षेत्र के बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, भुगतान बैंक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी शहरी सहकारी बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में आवास ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया है। 30 रुपये टियर शहरों के लिए 60 लाख और रुपयों से 70 लाख रुपया टियर, और शहरों में के मामले में 1.40 करोड़ रुपए हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों वह है किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? जापान, फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विभाग में भारत सरकार
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल IAVI USA के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य HIV, TB, कोविड-19 और अन्य संक्रामक उपेक्षित बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए बेहतर जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करना है। दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से वह है USA, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में USA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। दोस्तों इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तिगत के चुनिंदा भाषण है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और कैया नायडू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों के खंड 4 का नाम लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जारी किया गया था। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया था। दोस्तों तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, यानी कि लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तिगत के चुनिंदा भाषण है? तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण है। दोस्तों तो आशा करते हैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए गए दोस्तों वो समझ में आ गए। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों।